अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसको कि 39 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन वो डिफ़ाइन करता है। और वो इसके अलावा हमने 4 जो है वो इनकम के सोर्सेज पढ़ लिए हैं। तो ये लास्ट उसका हेड है इनकम का, कि जो अदर इनकम्स में वो सब इनकम्स डाल दी जाती हैं जो कि प्रॉपर्टी, बिजनेस, सैलरी से रिलेटेड नहीं होती हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के आती हैं। अब हम फर्दर देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर हम इस सेक्शन की जो है एक्सप्लेनेशन देखें तो ये 39 डिफ़ाइन करता है कि इनकम के जो 4 हेड्स हैं, बिजनेस, कैपिटल गेंस, सैलरी और प्रॉपर्टी जो है, उसके अलावा जितनी भी अर्निंग होगी किसी भी शख्स की, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डालेंगे और ये चार्जेबल टू टैक्स है, यानी कि एग्जेम्प्टेड नहीं है। अब उनमें से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि अदर सोर्सेज के अंदर आती हैं। नीचे एक लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में सबसे पहले जो आता है वो है डिविडेंड। अगर किसी ने शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो उसकी इनकम जो है वो अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। रॉयल्टी, अगर आप किसी को राइट सेल आउट कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन डेट है आपका, या एडिशनल पेमेंट आपने दी है। रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ, कि अगर आपने किसी भी टैक्स लॉ के अंदर उसको रिफंड किया है, पेमेंट को आपकी डिलेड हुई थी। अगर आपने ज़मीन किराए पे दी हुई है। लैंड, यानी कि कोई बिल्डिंग नहीं, खाली ग्राउंड, बैरन लैंड या मतलब एग्रीकल्चर लैंड भी कुछ भी, तो वो एग्रीकल्चर में चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे खाली एक ग्राउंड की बात की गई हुई है। उसके अलावा जो है अगर आपने लीज़ की हुई है बिल्डिंग और उसको आगे फर्दर लीज़ कर लिया, डबल लीज़ पे चले गए हैं आप, तो फिर उसका जो रेंट है वो आपका अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। इसके बाद आपकी इनकम है जो कि लीज, आपने कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, कोई बिल्डिंग दी हुई है और उसके साथ उसमें प्लांट और मशीनरी भी फिटेड है, यानी कि मशीनरी प्लांट के साथ ही आपने बिल्डिंग लीज पे दी हुई है, तो उसकी जो इनकम होगी वो अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी इनकम जो कि अटैच है आपकी यूटिलिटीज़ के साथ, सर्विसेज के साथ, या आपकी किसी बिल्डिंग के रेंट के साथ। एमिनिटीज़ होते हैं कि इंटेंजिबल्स जो होते हैं, अटैचमेंट जो होती है वो किसी शख्स की एनुटी आ रही है या पेंशन आ रही है, अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला है, कोई लॉटरी निकली है, कोई आपने क्विज विन किया है, क्रॉसवर्ड पजल विन किया है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएंगे। इसके बाद अगर हम पॉइंट 11 की बात करें तो वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी कंसिडरेशन जो कि आपको मिली है किसी भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी की सूरत में, यानी कि आपका कोई भी इमलाक थी, प्रॉपर्टी थी, उसका मिसयूज़ हुआ है, उसका इस्तेहसाल हुआ है, उसको ख़राब किया गया है, तो उसके बदले में अगर आपको उन्होंने कोई कंपनसेशन की है, कंसिडरेशन की है, तो वो जो आपको इनकम आई है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कैटेगराइज होगी। फर्दर पॉइंट 12 के अंदर यही बताया गया कि अगर आपको उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोई भी बेनिफिट रिसीव हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेहसाल हुआ था, उसको डैमेज किया गया था, तो उसके सिलसिले में आपको जो भी मार्केट वैल्यू के मुताबिक आपको फ़ायदा मिला है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो कैटेगराइज होगा। इसके बाद अगर हम देखें 13 पॉइंट के अंदर, तो वो बताते हैं कि इनकम टैक्स लॉ जो है वो डिफाइन करता है कि अगर किसी इंसान के पास कोई भी बिल्डिंग है या उसकी कोई हिस्सा है जिसके पास उसका कब्ज़ा है, पोजीशन है, अगर आप उसको वैकेंट करने के, खाली करने के कुछ चार्जेस लेते हैं किसी दूसरे इंसान से, उनको कब्ज़ा देने के, या कब्ज़ा हासिल किया है आपने, इसी तरह से कोई आपकी इनकम वहाँ से जनरेट हुई है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको अपने जिस टैक्स ईयर के अंदर आपने रिसीव किया उसके अंदर आपको उसका कुछ पार्ट जो है वो एक्सेस अमाउंट जितनी भी होगी वो आप टैक्सेबल करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग आपकी इनकम होगी वो आप 9 ईयर्स के अंदर अंदर जो है वो उसको टैक्स में इक्वल प्रोपोर्शंस में उस पर टैक्स पे करेंगे। इसके बाद पॉइंट 14 में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी ऐसी अमाउंट आपको रिसीव हुई है, या कोई लोन आपने किसी को दिया हुआ था वो रिटर्न आया है, एडवांस था वो दिया है, या आपको इश्योरेंस का डिपॉजिट है, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया है किसी भी टैक्स ईयर के दौरान, या किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आपने क्रॉस चेक आपके बैंक के ऊपर ड्रॉन हुए हुए थे, या वो बैंकिंग चैनल से आपके पास आए हैं, आपके पास पेमेंट आई है, रिसीविंग हुई है, तो उनका टैक्स एनटीएन नंबर अगर वो होल्ड कर रहे हैं वो लोग, तो फिर आपकी जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो आपकी अमाउंट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर चार्जेबल टू टैक्स होगी। इसके बाद पॉइंट 15 के पार्ट ए में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि जो भी आपको प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हुआ हुआ है, हम प्रॉफिट ऑन डेट को तफसीलन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने एक तरह का लोन दे दिया अपने जो है नेशनल सेविंग सेंटर्स को, और उन्होंने आपको उस लोन के ऊपर रिटर्न करना शुरू कर दिया, यानी कि आपको आपके दिए गए डेट के ऊपर प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, तो वो आप नॉर्मली नेशनल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के नाम से आप डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स परचेज कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो भी आपको मिल रहा है अर्निंग,
आपको टैक्स ईयर के अंदर ही वो आपकी टैक्सेबल होगी, और सेकंड आपकी जो अमाउंट अगर उनके पास पेंडिंग है तो एरियर्स हैं, बकाया जात हैं, तो आपके आइंदा आने वाले सालों के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे टैक्स में। इसके बाद अगर हम इसके बी पार्ट में देखें तो अगर किसी पर्सन को जो है उसको हायर प्रॉफिट, ज़्यादा रेट जो है उसको प्रॉफिट का मिला है और उसके ऊपर एप्लीकेबल भी टैक्स रेट ज़्यादा है, तो वो पर्सन फिर उसी साल के अंदर जो है वो अपने टैक्स पे करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्शन जो है वो 16.16 में 4A डिफाइन करता है, सब सेक्शन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 39 का, कि अगर किसी पर्सन को जो है इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने तक उसके 1-2 दिन के अंदर या लेटर जो है उसको उसका प्रॉफिट रिसीव हुआ है, तो फिर क्या हो सकता है कि कमिश्नर उसको अलाउ कर सकता है बाय रिटर्न कि ठीक है वो उसके बाद अपनी रिटर्न जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स नॉट टैक्सेबल इन द पर्टिकुलर हेड्स रादर ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि कुछ इस तरह की मिसालें हैं कि जो बेसिकली प्रॉफिट एंड गेन्स की एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन उनको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ट्रीट करते हैं, हम गेंस में ट्रीट नहीं करते हैं। जिसमें सबसे पहले आती है डायरेक्टर की फ़ीस, यानी कि जो बड़ी कंपनियां MNCs आपकी जो अपने डायरेक्टर्स हायर करती हैं, उनकी सर्विसेज अप्रूव करती हैं, तो वो उनको जितनी भी फ़ीस पे करती हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो मेंशन की जाती है। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी जितनी भी रिसीव करते हैं लेक्चरर जो हैं यूनिवर्सिटी से या अदर देन यूनिवर्सिटी वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो बोर्ड के पेपर्स की चेकिंग की जाती है तो उनको पेमेंट की जाती है, तो उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो दिया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा। इसके बाद टिप्स जो हैं वेटर्स वगैरह हमारे रेस्टोरेंट्स में सर्वेंट्स वगैरह जो रिसीव करते हैं खाना सर्व करने के बदले में उसकी एप्रिसिएशन के तौर पे, तो उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो दिया जाएगा। अगर कोई भी एन्युटीज़ आपको दी हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, तो अगेन वो जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर जो है ना वो होगा। इसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें जो कि टैक्सेबल नहीं हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन वो टैक्सेबल हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, जिसमें सबसे पहले आता है ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट में खाली ज़मीन जो है उसका किराया हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसी इनकम आपको किराया आ रहा है कि आपने कोई बिल्डिंग लीज पे दे दी है और उसमें मशीनरी भी लगी हुई है, तो उससे आने वाली इनकम जो है आपकी वो रेंटल इनकम जो है वो आएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इसके बाद अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि सब लेटिंग आपने की हुई है बिल्डिंग की, लैंड की बाय टेनेंट, यानी कि अगर आपने किसी को रेंट पे दिया और फिर उन्होंने आगे से फर्दर उस चीज़ को लेंट आउट कर दिया है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। और देन माइनिंग रेंट है आपकी, रॉयल्टी है कि अगर आपने कान कुन्नी के हकूक़ या कान कुन्नी के लिए सर्विसेज जो हैं वो किराए पे दे दी हैं, तो उससे आने वाली इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही कैटेगराइज होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरह की इनकम्स हैं जो कि बिज़नेस के अंदर कैटेगराइज नहीं होती, बट उनको हम कैटेगराइज करते हैं, उनको टैक्सेबल करते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जिसमें सबसे पहले रेम्यूनरेशन मुआवजा आता है। कोई भी ऐसा प्रोफेशनल ह्यूमन बीइंग जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज एन एग्जामिनर, कि वो पेपर की चेकिंग करता है, मार्किंग करता है, तो उनका वो बिज़नेस नहीं होता, बट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ज़रूर होते हैं। या इसके बाद कोई भी ऐसा नॉन प्रोफेशनल राइटर है जो कि किसी अखबार के लिए लिखता है और उसने उसके सीरियल राइट दे दिए हैं, सेल आउट कर दिए स्टोरी के लिए, तो उसकी इनकम को भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैटेगराइज करेंगे, टैक्सेबल होगी वहाँ पे वो। उसके बाद अगर आपने कोई बिज़नेस कर रहे थे, प्रोफेशनली हैंडल कर रहे थे और फिर आप क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम हुई, बिज़नेस ठप हो गया, काम बंद हो गया, तो उसके आने के बाद जो आपकी पेमेंट रिसीव हुई है बिज़नेस क्लोज होने के बाद, तो वो जो आपकी पेमेंट रियलाइजेशन हुई है उसको आप टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन इज कैजुअल इनकम, कि अगर आपको कोई प्राइज बॉन्ड निकल आया, आपने कोई लॉटरी विन कर लिया या आपने कोई वर्ड पजल विन कर लिया है, तो आप उस इनकम को फिर उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से कि कौन सी ऐसी इनकम है जिसको हम कैपिटल गेन तो कंसीडर कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे चार्ज नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसीडर होगी। तो कोई भी ऐसी इनकम है आपकी या प्रॉफिट है आपका या जो आपको सेल या किसी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट से मिला है और उस एसेट को आपने अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया हुआ था और उस पर आपको इनकम ऑर्डिनेंस ने डेप्रिसिएशन डिडक्शन की भी अलाउ की हुई थी, तो उसको सेल आउट करने से आपको या आपने किसी को उसके राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो उसको करने से जितनी भी आपकी इनकम जनरेट हुई है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कैटेगराइज करेंगे, आप उसको वहाँ पे उसको टैक्सेबल करेंगे और उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे।
इसके बाद अगर हम बात करें डिडक्शंस की, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कुछ इस तरह की प्रोविजंस हैं जो कि अलाउ करती हैं कि आप डिडक्शन कर सकते हैं, और सेक्शन 40 जो है वो इनको हैंडल करते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर कोई इंसान ने प्रॉफिट ऑन डेट है, वो उसको अर्न कर रहा है, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कैटेगराइज होता है, उसमें फॉल कर रहा है अगर वो, तो फिर उसके ऊपर जितनी ज़कात है, डिडक्शन जो उसकी ज़कात की होगी वो उस पर ले सकते हैं। वो एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकें कि हमारी ज़कात जो है वो उस पर ज़कात के अमाउंट की डिडक्शन मिल सके, उतने कम पैसे चार्ज किए जाएं हमें टैक्स के लिए। आफ्टरवर्ड्स कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि कोई भी इंसान कर रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को जनरेट करने के लिए, तो वो भी आपके डिडक्शन अलाउ होती है। उसके बाद आपका प्रोविजन जो है वो 21 जो है वो अलाउ करता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी जो है वो आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम पॉइंट 4 को देखें, तो डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है आपका किसी भी प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए और बिल्डिंग के लिए, तो ये आपको अलाउ करते हैं कि आप इसके लिए डिडक्ट करवा सकते हैं। फिर आपका इनिशियल अलाउंस फॉर एनी प्लांट और मशीनरी, कि आपने कारोबार शुरू किया था तो उसके लिए स्टार्टिंग के लिए आपको कोई सा भी अलाउंस है तो आप उसको डिडक्शन उस पर ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 आ जाती है कि मिस्टर असलम हैं जो कि ABC लिमिटेड में काम करते हैं, और इनका ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2018 को, और उनकी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं, जिसमें उनकी बेसिक सैलरी, उनके बोनस, उनकी फ्री अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड हुई है एम्प्लॉयर से, कन्वेंस अलाउंस है, डोनेशंस हैं, वो कुछ डोनेशंस देते हैं, डिविडेंड उनको मिलता है, ज़कात वो पे कर रहे हैं, बुक्स वो परचेज़ करते हैं, कैपिटल गेन है, प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा हुआ है कि आप उनका टैक्स पेएबल कैलकुलेट करें कितनी बन रही है इनकम। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट जो कि वो नॉन फाइलर हैं, तो हम नॉन फाइलर वाले रेट्स को ही फोकस करेंगे मेनली। इसके सोल्यूशन में हम देखें तो हमारा वही फार्मूला जो है परफॉर्मा हम अपना बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम अपना टैक्स ईयर देखेंगे कि कौन सा है, टैक्स ईयर एंडेड कब हो रहा है, फिर पर्सनल स्टेटस उनका देखेंगे कि वो इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन है, क्योंकि हमने सबसे पहले जो उनका हेड है बेसिक सैलरी का आया था हमारे पास 3,60,000 से, फिर उनका रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड देन हम उनका टैक्सेबल कंप्यूटेशन करेंगे। सबसे पहले देखें तो इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है जो कि सेक्शन 12 से आती है। बेसिक सैलरी उनकी मेंशन है, आफ्टरवर्ड्स उनको बोनस जितना मिल रहा है, फिर ये है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन उनकी जितनी है तो इनकी हमने देखी है तो 45% ही इनकी बेसिक सैलरी का बनता है। कन्वेंस अलाउंस इनको जो मिलता है 25,000, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे हेड्स हो गए। आफ्टरवर्ड्स आते हैं कैपिटल गेन, जिनको सेक्शन 37 डिफाइन करते हैं कि कैपिटल गेन उनको सेल ऑफ शेयर से मिल रहे हैं 37,000, और उन्होंने डिस्पोज ऑफ किए थे विद इन 12 मंथ्स, और इनमें से वो माइनस कर देंगे, अपनी ज़कात की डिडक्शन करेंगे, तो उनकी टैक्सेबल इनकम जो है बन रही है 6,22,000। इसके बाद जब आप कंप्यूटेशन करेंगे हम अपनी सैलरी के केस में, तो हमारे पास जो स्लॉट आती है सबसे पहले 5 लाख की, कि उसके ऊपर 2,000 का टैक्स रेट आता है। फिर टैक्स रेट जितना हमारे पास 1,22,000 के ऊपर हमने 5% के हिसाब से करना है, वो 6,100 बन गया। तो हमारा टैक्स जो आगे इनके ऊपर ग्रॉस टैक्स हमारा आगे 8,100 रुपीज़। अब कुछ तरह की रिबेट्स हैं जो कि हमें अलाउ हैं इनकम टैक्स की तरफ से, कि अगर हम जो है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर पे कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो फिर हमें जो है वो रिबेट मिलती है जो कि 30% टैक्सेबल इनकम से कंडीशन है कि हम 30% ही अवेल कर सकते हैं, तो 62,200 रुपीज़ है। डोनेशन को कैलकुलेट का फार्मूला जो है कि अलाउ कितना है 30% है, तो वो 1,00,000 जो है वो 86,600 आ गया, और जो इन्होंने पेमेंट की है वो 62 की है, तो लॉ कहता है कि दोनों में से जो भी काम होगा ना उसको आपने अलाउ कर देना है। तो अगर हम देखें तो 62,200 रुपीज़ आते हैं जो कि कम है, तो ये टैक्सेबल नहीं है। और अगर हम दूसरे फार्मूले से देखेंगे हमारा ग्रॉस टैक्स कितना था, फिर इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और अमाउंट इन्होंने डोनेट कितनी की है, तो इनकी अमाउंट की डोनेशन निकल रही है 810 रुपीज़, जिसको हम अपने इनकम टैक्स जो आपका ग्रॉस टैक्स आया उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रह जाएंगे 7,290 रुपीज़ रह जाएंगे। इसके बाद आती है हमारी इनकम कवर्ड अंडर FTR, तो उसमें सबसे पहले हमारे सेपरेट ब्लॉक की इनकम हम देखेंगे। डिविडेंड उनको आता है पब्लिक लिस्टेड कंपनी से, उसके पास 20% के हिसाब से उनके हैं 15,000, तो उसका टैक्स बन जाता है 3,000 रुपीज़। सेकेंड वन इज़ उनके स्पेशल DSCs जो हैं उसके 10% के हिसाब से ऊपर फिक्स चार्जेस हैं, तो वो 1,200, तो टोटल जो है इनका 4,200 रुपीज़ जो है वो इसके ऊपर टैक्स फिर चार्ज हो गया।
और यहाँ पे छोटा सा एक इन्होंने नोट दिया हुआ है कि अगर कोई भी आपने बुक्स परचेज़ की हैं तो उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिडक्शंस अलाउ नहीं करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उनके ऊपर आप कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं।